हीरो का एक ग्रुप घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहा था। उनका मकसद साफ था, उस खतरनाक डीमन को खत्म करना। सबके हाथों में खास हथियार थे जिन्हें रगीलिया कहा जाता है। ये हथियार इंसान के बनाए गए किसी भी हथियार से काफी ज्यादा ताकतवर थे। जैसे वो अपने मंजिल के करीब पहुंचे, उनका ड्राइवर अचानक डरावने जानवरों का शिकार बन गया। ये देखकर सारे हीरोज चौंक गए, लेकिन पीछे हटने की बजाय उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और उन दैत्य जैसे मॉन्स्टर पर टूट पड़े। लड़ते लड़ते वो उस बीस्ट की गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उनका सामना एक विशाल हाइड्रा से होता है। स्टीफन ने अपनी तेज ब्लेड से उसके कई हिस्से काट दिए, लेकिन हाइड्रा ने अपने कटे हुए सर से भी पलटकर हमला करने की कोशिश की। तब सही समय पर एलिशा ने अपनी तलवार उसकी आंख में घुसा दी, जिससे स्टीफन की जान बच गई। अब तक सब कुछ उनके लिए ठीक चल रहा था। छोटे मोटे दुश्मन मर चुके थे और अब असली लड़ाई का वक्त आ चुका था। वो साउथ के डीमन की तलाश में इलाके के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। उनके सामने खड़ा था विजिट किंग। विजिट किंग उन्हें देखता है तो अपनी पावर का थोड़ा दिखावा करता है, लेकिन इसे देखकर भी उनका घमंडी लीडर सोचने लगा कि शायद वो अपने हथियार से उसे हरा सकते हैं। उसने लंबा भाषण झाड़ना शुरू किया। विजिट किंग ने सबसे पहले उसी का खात्मा कर दिया। ये देखकर उनके ग्रुप का टाइम डरने की वजह सीधा विजिट किंग पर अटैक करने टूट पड़ा। मगर दिक्कत ये थी कि उसने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। विजिट किंग उसकी खोपड़ी उसके जिस्म से अलग कर देता है। अब बाकी के हीरोज को धीरे धीरे ये हकीकत समझ में आने लगी थी, वो विजिट किंग को कभी नहीं हरा सकते। एलिशा को अचानक एहसास हुआ कि विजिट किंग उनकी परछाई के जरिए उन पर हमला कर रहा है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक एक करके उनके साथियों को खत्म करने लगा। इस वजह से एलिशा उसके वार से किसी तरह बच गई। इस बीच एक हीरो ने अपनी ताकत से एक विशाल अर्थ गोलम को बुला लिया, लेकिन जमीन भी पूरी तरह विजिट किंग के कब्जे में थी। उसने अपनी घातक टेल से उस गोलम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनसे लड़ते हुए विजिट किंग के मन में सवाल उठा, ये कमजोर इंसान मेरे इलाके तक पहुंच कैसे गए? लेकिन जवाब देने से पहले ही उसने बाकी हीरोज को भी मौत के घाट उतार दिया। अब बस अकेले एलिशा बची थी। वो बचते हुए किसी तरह उसके करीब पहुंच गई और अपनी तलवार से वार किया, मगर उसकी सींग पर हल्की सी चोट पहुंचा पाई। विजिट किंग हंस पड़ा, ये नादान आखिर सोचते क्या है? 1000 सालों से मैंने इन्हें छुआ तक नहीं, लगता है इसका कारण मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इस गुड़िया को खत्म करूं। एलिशा को मारने के बाद विजिट किंग इंसानों के साम्राज्य की ओर निकल पड़ता है। उसे उन्हें जिंदा छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जैसे कहा जाता है, अगर शेर के इलाके में हाथ डालोगे तो वो काटेगा जरूर। अब उसके इरादे साफ थे, पूरी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिटाना। मरने से पहले एक हीरो की बात से उसे पता चलता है कि उन्हें किंगडम ऑफ हाइन ने भेजा था। जैसे वो वहाँ पहुंचा, उस साम्राज्य के तीरंदाज ने तीरों की बारिश शुरू कर दी, मगर उनके तीर से विजिट किंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उल्टा वो गांव और घर को तबाह करते हुए उनके राजे के किले की ओर बढ़ चला। लेकिन जब तीरंदाज ने हमला रोकने से इनकार कर दिया, तो राजा को मारने से पहले ही उसने उन सभी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब किले की सुरक्षा कर्मचारी विजिट किंग को आते हुए देखते हैं, उन्होंने अपने हथियार तैयार करे और उस पर टूट पड़े, पर उनके वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक गार्ड दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचा और सब कुछ बताने लगा, पर राजा को पहले ही सारी हलचल का अंदाजा हो चुका था। ऐसा लगता है कि हमारे हथियार अभी काफी कमजोर है, मेरी जान कोई बचा नहीं सकता, पर मरने से पहले उस हाइन की ज्वाला को सील कर दूंगा ताकि वो कभी ना बुझ सके। इंसान बिना रुके लड़ते रहे। कुछ हीरोज के पास अलग किस्म के हथियार थे, उनसे मुकाबला करने पर पुराने हथियार बिल्कुल ही कमजोर थे, पर विजिट किंग ये बर्दाश्त नहीं होने देगा कि इन कीड़ों की ताकत बढ़े। इस बीच राजा उस बहुत बड़ी ज्वाला को सील करने वाली जगह पर पहुंच गया। तभी अचानक विजिट किंग वहाँ टूट पड़ा। वो किसी तूफान की तरह आया और सब कुछ तहस नहस कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारी पीढ़ी को खत्म नहीं करूंगा, बल्कि पूरी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिटा दूंगा। पर पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ चैन से था, फिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? उसका कहना था किसी इंसान की उम्मीद उसे समझ नहीं आएगी, और तभी उसने राजा की गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया। बाकी लोगों को डराकर वो वहाँ से निकल गया ताकि वो बाकी सबको भागने का मौका भी न दे। तभी उसके कान में एक बच्चे की चीख सुनाई दी। उसने पहले आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी बच्चे की माँ चिल्लाती है। वो मलबे के नीचे दबी हुई थी और अपने बच्चे को बचाने को कह रही थी। विजिट किंग उसे घूर कर देखता है। तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है क्या? तुम भूल गई ये सब कुछ मैंने किया है, और मैं तो बस इंसानों को खत्म करने आया हूँ, तो मैं उनके एक बच्चे को क्यों बचाऊंगा? लेकिन वो औरत कहती है, बड़ों की गलती की सजा एक नन्हे बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। उस बच्चे ने तो कुछ भी गलत नहीं किया। विजिट किंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बच्चा या बूढ़ा सारे इंसान समान थे। फिर उस औरत की विनती सुनकर वो कहता है कि वो एक माँ को साबित करके दिखाए कि वो अपने बच्चे को बचाने के लायक है। माँ जानती है कि विजिट किंग के सामने कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सकती, फिर भी उसने सोचा अगर मैं बच्चे को बचा लूंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये बच्चा बचाने की क्यों लायक था। इसके बाद माँ की मौत हो जाती है और विजिट किंग आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस मुड़कर आता है। अभी भी पक्का यकीन नहीं था। उसकी लंबी जिंदगी की तुलना में उस बच्चे की जिंदगी कुछ भी नहीं थी, पर अपनी जिज्ञासा के लिए उसने फैसला किया कि शायद उसे बचाया जा सकता है। एथिया में 5 ह्यूमन किंगडम का
राज है। पहले है डंक्स, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और ये कुशल आर्किटेक्चर और टेक्नीशियन माने जाते हैं। इन्होंने अपने राज्य को बांटकर दो बड़ी नेशन बना ली। स्टेफल वो लोग हैं जो पानी के पास रहते हैं और शिकार में माहिर लेजेंड खिलाड़ी माने जाते हैं। बैटन कुछ जानवर जैसे किस्म के ह्यूमंस है। अकेले में वो बहुत ताकतवर होते हैं, पर अगर उनकी जिंदगी इसी लाइफ पर निर्भर होती तो भी वो साथ मिलकर काम नहीं करते। और आखिर में किंगडम ऑफ हाइन था, जो अपनी शक्तिशाली हथियार के लिए जाने जाते हैं। इस सीमा के चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, जहाँ 4 बड़े बीस्ट मॉन्स्टर का राज है और उन्हीं में से एक विजिट किंग भी होता है। दूसरी तरफ विजिट किंग उस गुफा में पहुंच जाता है जहाँ वो बच्चे के साथ था। जितने भी मॉन्स्टर उसे खाने को तैयार थे वो उन्हें डरा देता है। उनके डर से वो सो जाते हैं। तभी बच्चा भूख से चिल्लाने लगता है तो विजिट किंग उसे थोड़ी अपनी ऊर्जा देता है, पर विजिट किंग अब और भी कंफ्यूज हो गया था। बीस्ट मॉन्स्टर ने फैसला किया कि वो इंसानों का मल मूत्र साफ करेगा। इसके लिए वो बच्चे को उठाकर एक गड्ढे में रख देता है जो स्पाइडर से भरी हुई थी। बच्चा उन्हें देखकर रोने लगता है, पर वो स्पाइडर सिर्फ हगा हुआ खाते हैं और बच्चे की सफाई के बाद विजिट किंग उसे उठा लेता है। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं होता। वो उसे खाई के नीचे फेंकने के बारे में सोचता है, पर वो बीस्ट मॉन्स्टर था, अपने फैसले से पीछे कैसे हट सकता है। उस बालक को जिंदा रखने के लिए उसे इंसानों की जरूरत थी, इसलिए वो वहाँ जाता है जहाँ वो उन हीरोज से लड़ रहा था। कुछ देर बाद एलिशा होश में आती है। वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अपनी मौत अच्छी तरह याद थी। तभी उसकी नजर विजिट किंग पर जाती है और वो तुरंत अपनी तलवार ढूंढने लगती है, और विजिट किंग बताता है कि उसने पहले ही सारे हथियार नीचे फेंक दिए और साथ ही उसके साथियों की लाश भी वहीं पड़ी थी। तुम मुझे उपयोगी लगी, इसलिए तुम्हें मैंने रिवाइव कर दिया। तुम एक जिंदा लाश हो और सिर्फ इसीलिए चल रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा डार्क एशन है। अब फालतू की बातें बहुत हो गई। विजिट किंग कहता है चलो मुझे दूध दो। एलिशा को थोड़ा समय लगता है, पर वो समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है। ये कोई डिमांड थी नहीं, इसलिए वो उस पर थोड़ी जोर जबरदस्ती दिखाने लगता है। कुछ देर की शांति के बाद विजिट किंग को पता चलता है कि ये तरीका कुछ भी काम नहीं कर रहा। एलिशा बताती है कि ये सब तो होना ही था, वो कभी मां नहीं बनी। और सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि विजिट किंग जैसे जीव एक इंसानी बच्चे को क्यों बचा रहे हैं, पर लोगों को समझाने के पास उसके पास समय नहीं था। विजिट किंग कहता है तुम दूध नहीं दे पाओगी तो तुम्हें किसी और तरीके से काम वाली बनना होगा। मैं इस बच्चे को अपनी ऊर्जा दे सकता हूँ, वो मर तो नहीं जाएगा पर हमेशा भूखा रहेगा। बताओ दूध पिलाने का कोई और तरीका है? एलिशा विजिट किंग के किसी भी आदेश को टाल नहीं सकती। वो कहती है कि बच्चे के लिए उन्हें कोई दूध पिलाने वाली माँ ढूंढनी होगी। इसके लिए उन्हें इंसानों के गांव में जाना होगा और अगर विजिट किंग वैसी वहाँ दिखता है तो सब डर के भाग जाएंगे। इसलिए विजिट किंग ने इंसानी रूप धारण कर लिया। जितना उसे याद है वो उसकी माँ जैसी दिखने की कोशिश करता है और खुद का नाम अकीरा रखता है और बच्चे का नाम लूना। एलिशा से वो कहता है कि जल्दी उसे नजदीकी गांव तक ले चले। रास्ते में रुककर एलिशा बच्चे और उसके कंबल को धोने लगती है। कंबल पर उसे रॉयल फैमिली का निशान दिखता है। बच्चे की सफाई के दौरान अकीरा बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। इससे एलिशा को ऐसा महसूस होता है जैसे वो उसकी माँ हो। दूसरी तरफ किंगडम की तबाही की खबर फैल चुकी थी और वहाँ एक स्काउट को जांच के लिए भेजा गया। वो सोचता है मान गया ये सब किसी डार्क बीस्ट ने किया होगा, इसी वजह से मैं बीस्ट मॉन्स्टर पर हमला करने के खिलाफ था और सब कुछ कितनी बुरी तरीके से टकराया। अगले दिन किंगडम की महारानी अपने बेटे के साथ यहाँ से भागने वाली थी। डंक के बारे में याद है वो 2 अलग अलग रियासतें हैं, एक का नाम एस्लिन है और दूसरी का बोलियाटा। बोलियाटा के लोग यहाँ पर आए होते हैं और उन्हें पता है एस्लिन वाले भी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। वो भी एडन फैमिली की छुपी हुई फ्यूजन तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ एलिशा अकीरा से पूछती है कि वो ये जानता है कि लूना रॉयल्टी से ताल्लुक रखता है, और अकीरा को समझ ही नहीं आता कि वो ये क्या कह रही है। फिर एलिशा बताती है कि ब्लेड पर रॉयल फैमिली का निशान है, यानी सिर्फ वही लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा वो औरत जिसने मुझे ये दिया था वो कासल की दीवारों के नीचे दबी थी, पर इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिशा पूछती है कासल की दीवारों से तुम्हारा क्या मतलब? अकीरा कहता है अच्छा मैंने तुम्हें बताया नहीं, हेडन खत्म हो चुका है। एलिशा को यकीन नहीं होता कि उसने पूरे किंगडम को खत्म कर दिया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मुझ पर पहले हमला किया था? अकीरा कहता है वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एलिशा कहती है इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर किंगडम के सभी लोग मार दिए गए तो लूना आखिरी नस्ल बची है। इसका मतलब बहुत सारे लोग उसके पीछे आएंगे, पर लोग उसके पीछे क्यों आएंगे? एलिशा बताती है कि हेडन की रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही उस फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे पावरफुल वेपन्स बनते हैं। इतना कहते ही एलिशा के दिमाग पर जोर आता है। उसने जरूरत से ज्यादा ही जानकारी दे दी। अब तक उसने सोचा नहीं था कि लूना के साथ क्या करेगा। मैं इसे इंसान का नया राजा बनाऊंगा और पीछे से सारी चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, और अगर इंसान ने ज्यादा चालाकी दिखाई तो उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी उन्हें लूना के लिए मिल्क ढूंढना था। इसके लिए अकीरा एलिशा से कहता है जल्दी आगे बढ़ो। अकीरा को खुद भी नहीं पता कि वो बच्चे की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, पर अगर बच्चे को कुछ हो गया तो शायद वो पूरे यूनिवर्स के इंसान को मार सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे लूना को सुरक्षित रखना था। तभी अचानक किसी ने अकीरा पर हमला कर दिया। चारों तरफ से गिरे पड़े लोग संभल नहीं पाते। अब सब के सब खतरे में थे और शायद मरने वाले थे। अकीरा नीचे गिर गया और उसके सर
से खून बहने लगा। ये देखकर एलिशा हैरान हो गई। एलिशा की चीखें सुनकर हमला करने वाले उसे भी बेहोश कर देते हैं। कुछ देर बाद एलिशा को गाड़ी में होश आता है। वो देखती है अकीरा बड़ी ही शांति से बैठा है। उसे देखकर एलिशा हैरान थी कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा। अकीरा सोचता है जब तक लूना ठीक है मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एलिशा उससे पूछती है मुझे बताओ इंसान बनते ही तुम्हारी ताकत इतनी कम कैसे हो गई, इतनी जल्दी गिर गए। एलिशा कहती है मुझे नहीं पता कि इंसान का शरीर इतना नाजुक होता है। अकीरा मुस्कुराता है, फिक्र मत करो अगली बार ऐसा नहीं होगा। एलिशा सोचती है ठीक है पर कब तक हम यहाँ छुपे रहेंगे। अकीरा कहता है जब तक लूना राजा नहीं बन जाता मुझे इंसानों में छुपकर रहना होगा। इसके लिए मुझे उनके बारे में और जानना पड़ेगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ चल क्या रहा है। एलिशा बताती है जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है वो बैंडगेट्स है। वो लोगों को पकड़कर गुलामों की तरह बेचते हैं। ये सामान्य इंसान से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन बहुत गिरे हुए। तुम्हें इन्हें देखकर इंसानों को जज नहीं करना चाहिए। इसके बाद अकीरा और एलिशा उन बैंडगेट्स के ठिकाने पर पहुँचते हैं जहाँ लोग बंदी बनाए जा रहे थे। एक बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एक बैंडगेट्स रास्ते में ही अपना चाकू फेंक देता है और उसे मार गिराता है। ये देखकर बाकी के लोग डर जाते हैं और चुपचाप उनकी बात मानने लगते हैं। तभी एक औरत अकीरा को आवाज लगाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में एक बच्चा है तो वो नल को बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर नल डरते हुए पीछे हटती है और गिरते गिरते माफी मांगने लगती है। औरत नल को डांटती है लेकिन जैसे ही वो लूना को देखती है उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक आ जाती है। इसके बाद एलिशा को ब्रोक के पास ले जाया जाता है जो उनका टेम्परेरी बॉस है क्योंकि जैक अभी डंजन में है। लेकिन कोई भी ब्रोक को बॉस मानने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए ब्रोक उन्हें लाइन में करने के लिए एक मोस्टर ले आता है। एलिशा हैरान रह जाती है क्योंकि इन जैसे मोस्टर बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें कंट्रोल कर पाना आसान नहीं होता। ब्रोक रेड स्टोन वाले बैग को निकालता है। ब्रोक को याद आता है कि एडन के किंगडम में कुछ हीरोज को विज़र्ड किंग जैसे शक्तिशाली मोस्टर को मारने के लिए भेजा गया था लेकिन उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं आया और उनके किंगडम की भी हालत खराब हो गई। ब्रोक सोचता है तुम उनमें से एक हीरो जैसी लगती हो और ये स्टोन इतनी आसानी से नहीं मिलते। वो ब्लेड देखकर हैरान थी क्योंकि रेड स्टोन से हथियार सिर्फ एडन की रॉयल फैमिली ही बना सकती है। ये ब्लेड नकली है पर ज्यादातर लोग इसे परख नहीं पाते। इस तरह उनका काम आसान चल रहा है और अब क्योंकि रॉयल फैमिली मर चुकी है असली ब्लेड बनना ही नामुमकिन था। इसका फायदा हम उठा सकते हैं। ब्रोक एलिशा से पूछता है तुम हीरो हो ना, बाकी हीरो के वेपन कहाँ है, वो बहुत महंगे बिकेंगे। लेकिन एलिशा कुछ नहीं बताती। ब्रोक अपने लोगों को कहता है कि वो उसे टॉर्चर करे और जानकारी निकलने के बाद वो उसके साथ मजे कर सकती है। इस बीच अकीरा रेस्टोरेंट में काम कर रहा था और लूना बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी एक बंदा वहाँ आता है और उस पर बियर के लिए चिल्लाने लगता है। जब नल उसे बियर देने जाती है वो उसे लात मार देता है। अकीरा को देखकर लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो जो भी कह रहे थे अकीरा चुपचाप कर रहा था। जब नल बियर लेने जा रही थी जानबूझकर कुछ लोग उसे गिरा देते हैं और घसीटकर उसे बाहर ले जाने लगते हैं। उनका मन भर जाने के बाद अकीरा दोनों को मार देता है और उनकी बॉडी को भी साफ कर देता है। इसके बाद अकीरा नल से कहता है लूना को फिर से भूख लगी है। अकीरा के पूछने पर नल बताती है कि उसे अपने पिता का पता नहीं और वो अपनी माँ के साथ रहती थी लेकिन उसके साथ भी परेशानियां होती रहती थी। अब तो उसे अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं है। जब वो 12 साल की थी उसकी माँ गायब हो गई। उसके बाद बाकी लोगों ने भी उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इस कारण उसके दांत टूट गए और वो एक कान से बहरी भी हो गई। लेकिन जब से नल ने उस नई लेडी के साथ काम करना शुरू किया उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। बैरिकेड्स अब उसे ज्यादा परेशान नहीं करते। अब उसका काम सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना रह गया। लेकिन केवल माँ ही बच्चों को दूध दे सकती है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नल कहती है उसकी भी एक बच्ची हुई थी लेकिन जन्म लेते ही वो मर गई। उस घटना के बाद उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। फिर एक दिन जब नल होश में आती है उसने देखा एक छोटा बच्चा दूध पी रहा है। इसके बाद बच्चों को खिलाने के लिए और भी बच्चे उसके पास आने लगे। इस तरह वो नर्सिंग मेड बन गई। वो अपनी बच्ची को बचा तो नहीं पाई लेकिन अब किसी भी बच्चे को भूख से मरने नहीं देगी। अकीरा कहता है मैं इंसानों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता लेकिन शायद तुम पर कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ यहाँ से जाओगी? इस पर नल थोड़ी हैरान और थोड़ी खुशी हुई लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि वो भी एक स्लेव है और यहाँ से निकलना आसान नहीं है। फिर वो वहाँ से चला गया। इस बीच एलिशा को बैरिकेड्स एक ब्रिज के रास्ते से नीचे ले जाया जाता है। वहाँ से वो देखती है एक और बंदा जो भी स्लेव है पानी में कूदने वाला है। बैरिकेड्स उसे कहते हैं कि अगर वो पानी से हथियार ले आता है तो उसे छोड़ देंगे। उम्मीद में वो पानी में कूद जाता है। ये देखकर एलिशा चिल्लाती है और कहती है कि जल्दी वो बाहर आए क्योंकि लेजेंड के अनुसार पानी में मोस्टर भरे हुए हैं। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में मोस्टर उसे बाहर खींच लाता है और उसकी पत्नी के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर एलिशा दुखी थी लेकिन सारे बैरिकेड्स हंस रहे थे। करीब 300 साल पहले फ्रीड के कारण मोस्टर यहाँ आ गए थे। उस समय का सबसे ताकतवर हीरो इन्हें हराने आया था लेकिन वो भी इन्हें हरा नहीं पाया। तब ये मोस्टर जमीन पर थे लेकिन अब ये जगह पानी से भरी हुई है। वही उस हीरो की लड़ाई के बाद उसका हथियार वहीं रह गया जिसे रगीलिया कहा जाता है। ब्रैंडगेट्स उसे आगे बढ़ने के लिए कहने लगते हैं लेकिन तभी दूसरी तरफ कुछ और
ब्रेन गेट्स आ जाते हैं। उन्हीं में से एक संकी बंदा ब्रिज पर कूदकर एलिशा के पास पहुंच जाता है और उसके साथ ऐसी हरकत करना चाहता था जिससे वो रात भर एंजॉय कर सके। ये सब देखकर एलिशा गुस्से में आग बबूली हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो विजिट किंग के कर्ज को याद करती है और अपने शोल्डर को डिस्लोकेट करते हुए अपनी हथकड़ियों से उस बंदे का सर कुचल देती है। फिर अपने ब्लेड से रस्सी को काट कर नीचे कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एलिशा और वो ब्लैंकेट्स दोनों ही मारे जाते हैं। एलिशा की मौत देखकर सारे ब्लैंकेट डर जाते हैं क्योंकि अगर बॉस को इस बारे में पता चल गया तो वो उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन सच में एलिशा अभी भी जिंदा थी, बस उसके शरीर के टूटने जाने की वजह से अपनी गर्दन के नीचे कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी और खून बहुत ज्यादा बह चुका था। तभी उसका खून अचानक हवा में उड़ने लगता है और उसके सामने विजिट किंग का एक मिनी वर्जन प्रकट होता है। उसे इतना छोटा देखकर एलिशा हैरान रह जाती है। विजिट किंग कहता है, मेरा साइज इतना छोटा इसलिए है क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारे अंदर ब्लैक मैजिक से मैनिफेस्ट किया है। इस ब्लड से तुम्हारी मर रही बॉडी जिंदा है। अगर तुम्हारा सारा खून बह गया तो तुम मारी जाओगी, पर फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे काम की हो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एलिशा पूछती है, लेकिन तुम अब तक मुझे हील क्यों नहीं कर रहे? विजिट किंग जवाब देता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। मुझे लूना के लिए सही नर्स मिल चुकी है। नल की जिंदगी यहाँ जहन्नुम जैसी है, इसलिए मैंने उसे बेहतर जिंदगी का ऑफर किया, लेकिन नल ने मना कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद नल को लगा कि तुम भी एक स्लेव हो और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाओगे। वैसे लोग आसानी से किसी को जाने नहीं देते। अगर कोई बचकर निकल भी जाता है तो बैरिकेड्स उसे ढूंढकर मार देते हैं क्योंकि नल यहाँ पली बड़ी है। उसे लगा कि वो इससे सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकती। मेरी राय में इसका सबसे सही तरीका यही है कि यहाँ के सारे बैरिकेड्स को मार दो, तब नल का पीछा करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन मैं ये काम खुद नहीं कर सकता। अगर ह्यूमंस को पता चला तो मेरी जगह खतरे में पड़ जाएगी और वो मेरे इलाके पर कब्जा करने लगेंगे। इसलिए बेहतर होगा तुम इसे करो। तुम जैसे हीरोज ब्लैंकेट्स को मारने में माहिर हो। इससे पहले एलिशा कुछ कहती, मैं उसके शरीर में वापस ब्लड डाल रहा हूँ ताकि वो फिर से रिवाइव हो सके। जब ब्लैंकेट्स नीचे आते हैं वो देखते हैं कि एलिशा की बॉडी जैसे ज़ॉम्बी की तरह अजीब ढंग से घूम रही हो। उसकी हड्डियां और टिश्यू धीरे धीरे जुड़ रहे थे। एलिशा इस दर्द को पूरी तरह महसूस कर रही थी। ब्लैंकेट्स पूरी तरह भ्रमित हो चुके थे, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो उससे जबरदस्ती रेगिलिया की लोकेशन पूछ सकते हैं। तभी एक ब्लैंकेट्स उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एलिशा बड़ी आसानी से उसे रोक देती है और उसकी तलवार छीन लेती है। ये देखकर बाकी के ब्लैंकेट्स डर गए और उन्होंने मिलकर उस पर हमला करने का फैसला किया। फिक्र मत करो, एलिशा पहली ऐसी इंसान है जिसने मुझे हल्की सी चोट पहुंचाई थी, उसे कुछ नहीं होगा।